हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल रोजगार वाले पे हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हम लोग अपना मौर्य काल का दोस्तों क्वेश्चंस करेंगे हिस्ट्री में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक मौर्य काल। तो दोस्तों, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक का नाम मौर्य काल है। दोस्तों, जो इसकी अवधि थी वो 322 ईसा पूर्व से दोस्तों 185 ईसा पूर्व तक थी। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इसमें यह है कि सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे प्राचीन राजवंश हमारा मौर्य वंश है, जो कि दोस्तों ये मगध साम्राज्य जो कि हमारे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में था, उनमें से एक जनपद है दोस्तों। मगध साम्राज्य में हमारे दोस्तों मेनली 4 जनपद थे, जिसकी ट्रिक है हंसना मना है। मतलब कि पहले हर्यक वंश था, फिर शिशुनाग वंश था, फिर दोस्तों यहाँ पर हमारा नंद वंश हुआ। नंद वंश के बाद दोस्तों हमारा मौर्य वंश हुआ, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी घनानंद को हरा के। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अब चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना मतलब कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में दोस्तों इन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, कौटिल्य या चाणक्य दोस्तों किसके प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे दोस्तों हमारे चाणक्य या कौटिल्य। दोस्तों, इनकी एक बुक है जिनका नाम अर्थशास्त्र है दोस्तों, वो राजनीति से संबंधित है। और पूछ ले कि अर्थशास्त्र जो इनकी बुक है दोस्तों कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो दोस्तों, इनकी जो अर्थशास्त्र बुक है वो 15 अधिकरणों में विभाजित है। दोस्तों, जो चंद्रगुप्त का नाम दोस्तों, और भी इनके 3 नाम जो हैं, वो एक है हमारा दोस्तों इनको भारत का मुक्तिदाता कहते हैं, दूसरा इनको एंड्रोकोट्स कहते हैं जो कि इनको प्लूटार्क और जस्टिन ने इनको बोला था, और एक सैंड्रोकोट्स बोलते हैं जो कि एपियन ने इनको बोला था। अगला प्रश्न अब हमारा है दोस्तों कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों, विष्णुगुप्त इनको कहते हैं। चाहे हम इनको चाणक्य कहें, कौटिल्य कहें या फिर विष्णुगुप्त कहें, दोस्तों तीनों इनके नाम हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त के अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक जो दोस्तों योगदान मतलब सहयोग था वो चाणक्य का ही था। अगला प्रश्न है, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से कहते हैं। तो दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की मैकियावेली के प्रिंस से दोस्तों इसकी तुलना होती है। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों कि जो हमारे सम्राट अशोक की पत्नी का नाम क्या था जिससे वो मतलब सर्वाधिक प्रभावित थे। दोस्तों, कारुवाकी। सम्राट अशोक दोस्तों इनकी मेनली 3 पत्नियाँ थी हमारी। एक थी दोस्तों कारुवाकी, जिनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, और एक थी दोस्तों इनकी पत्नी देवी थी। दोस्तों, एक पत्नी का नाम इनका देवी था, एक का नाम कारुवाकी था, और एक का नाम दोस्तों पद्मावती था। तो दोस्तों, देवी के जो पुत्र थे वो संघमित्रा और महेंद्र थे, जिनको इन्होंने श्रीलंका की यात्रा भेज दिया था, और दूसरी कारुवाकी जिनसे सब ज़्यादा प्रभावित थे, और तीसरा जो इनकी पत्नी का नाम पद्मावती दोस्तों, उनका पुत्र दोस्तों कुणाल हुआ था, जो कि अशोक का उत्तराधिकारी था। अगले प्रश्न में चलते हैं, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। दोस्तों, तक्षशिला भेजा था। बिंदुसार के समय में दोस्तों विद्रोह हो गया था तक्षशिला में, तब इसने अशोक को भेजा था। और दोस्तों, अशोक ने ही अपने बड़े भाई जो कि इसके भाई का नाम था रामगुप्त। दोस्तों, इसके जो बड़े भाई का नाम दोस्तों सुसीम था। अशोक के जो दोस्तों बड़े भाई का नाम था वो सुसीम था। और जो मैं भी बता रहा था आपको कि रामगुप्त दोस्तों, ये गुप्त वंश का जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसके बड़े भाई का नाम दोस्तों रामगुप्त था, जिसकी चंद्रगुप्त द्वितीय ने हत्या कर दी थी। अगले पे चलते हैं कि किस सम्राट का नाम देवनाम प्रियदर्शी है। तो दोस्तों, सम्राट अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी था। दोस्तों, ये जो इसका नाम था ये दोस्तों काफ़ी अभिलेखों से मिला था, जैसे कि गुर्जरा हो गया, और नेटूर उदर गोलाब हो गया, और दोस्तों हमारा एक हो गया जो और 2 अभिलेख हैं दोस्तों, जैसे चारों हैं। एक का नाम हमारा नेटूर है, और दोस्तों एक का नाम जो हमारा उदय गुलाब है, और दोस्तों एक का नाम हमारा मास्की है, और जो इसका चौथा है दोस्तों इसका नाम जो है हमारा ये गुर्जर अभिलेख है। दोस्तों, ये नेटूर, मास्की और उदय गुलाब है, ये सब कर्नाटक में है दोस्तों, लेकिन जो हमारा गुर्जर अभिलेख है ये दोस्तों MP में पाया गया है। अगले क्वेश्चन पे अब चलते हैं हम लोग की, किस राजा ने कलिंग के युद्ध के नरसंहार के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। दोस्तों, अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला प्रश्न है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। जब दोस्तों ये अपने पूछ लिया जाता है कि अशोक ने कलिंग का युद्ध किस वर्ष किया था। दोस्तों, गद्दी बैठने के 8वें वर्ष इसने युद्ध किया था, मतलब 269 में तो ये अपने गद्दी में बैठा था, और दोस्तों इसने जो युद्ध किया वो 261 में किया, तो हमारे 8 वर्ष बाद इसने
कलिंग का युद्ध किया। और पूछ लेते हैं कि कलिंग के दोस्तों कलिंग की राजधानी क्या थी। तो कलिंग की राजधानी दोस्तों तोसली थी और इसके जो राजा थे पद्मनाभ थे। और किस नदी किनारे ये था दोस्तों, ये था हमारा दया नदी किनारे कलिंग था। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग अब कि प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था। और दोस्तों ये सारा साम्राज्य अपने बेटे बिंदुसार को हाथों में सौंप के दोस्तों ये श्रवण बेलगोरा कर्नाटक चले गए। तो वहीं पे इन्होंने जैन एक विधि थी संलेखना विधि के द्वारा, वहीं पर चंद्रगिरी पहाड़ी में श्रवण बेलगोरा कर्नाटक में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा क्या नाम था। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा हमारी पर्ण थी। अगला क्वेश्चन है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। दोस्तों अशोक का उत्तराधिकारी हमारा कुणाल था। अगला प्रश्न है अरसास के लेकर चाणक्य किसके समकालीन थे। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अगला प्रश्न है अरसास के लेकर चाणक्य किसके समकालीन थे। तो वही चंद्रगुप्त मौर्य के थे। अगला प्रश्न है मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था। दोस्तों तक्षशिला शिक्षा का सबसे प्रथम मतलब कि अच्छा केंद्र था। और दोस्तों वर्तमान में जो तक्षशिला है दोस्तों ये हमारा पाकिस्तान में स्थित है। और अगला प्रश्न अब है कि यूनान के शासक सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगास्थनीज दोस्तों किसके दरबार में भेजा था। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इन्होंने भेजा था। अगला प्रश्न चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष पराजित किया था। तो दोस्तों 305 ईसा पूर्व में इसने पराजित किया था। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो दोस्तों मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। और ये कितने अधिकरणों में विभाजित दोस्तों इसने मतलब इंडिका में इसमें जो मेगास्थनीज ने भारत को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को दोस्तों 7 भागों में विभाजित किया था। और इसी ने कहा था मेगास्थनीज ने कि भारत जो है भारतवासी लिखने की कला नहीं जानते हैं। अगला प्रश्न अब दोस्तों हमारा है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की विशिष्ट रूप में वर्णन मिलता है। तो दोस्तों विशाख दत्त जो कि विज्ञान मतलब कि इनकी जो एक पुस्तक है विज्ञानेश मतलब कि मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त की दोस्तों पुस्तक है, इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन मिलता है। इसमें ये लोग मतलब इसमें इनको निम्न कुल का बताया गया है। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। दोस्तों विशाख दत्त है। और यहीं पर पूछ लेता है कि मिताक्षरा किसकी बुक है। तो दोस्तों मिताक्षरा हमारी विज्ञानेश्वर की है, मतलब मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की है, लेकिन मुद्रा राक्षस दोस्तों हमारी विशाख दत्त की है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया। दोस्तों इंडिका की। और इंडिका किसकी है, मेगास्थनीज की। और मेगास्थनीज कौन था दोस्तों, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों में भाषा क्या थी। दोस्तों प्राकृत भाषा थी इसकी। अगला प्रश्न है किस मौर्य राज्य ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों दक्कन पर विजय प्राप्त की थी हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला दोस्तों अब प्रश्न है कि मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों जो आपको ऊपर बताया जा चुका है कि मेगास्थनीज द्वारा अपने पुस्तक में समाज को दोस्तों इसने 7 वर्गों में विभाजित किया था। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध की विजय तथा यात्रियों का वर्णन किस उल्लेख में है। दोस्तों 13वें शिलालेख, जो कि अशोक ने दोस्तों कुल मिला के 14 शिलालेख जारी करवाए थे। और इसके मतलब शिलालेख पूछे तो 14 हैं दोस्तों। इसके अगर स्तंभ लेख पूछ ले तो स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। और गुहा लेख पूछ ले तो गुहा लेख दोस्तों हमारी 3 है। तो वही है कि कलिंग युद्ध का वर्णन दोस्तों 13वें शिलालेख में, और सबसे बड़ा शिलालेख भी दोस्तों 13वां शिलालेख ही है। अगला प्रश्न है कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता है। दोस्तों यह सम्राट अशोक था। अगला प्रश्न है किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। दोस्तों मेगास्थनीज ने कहा था। अगला प्रश्न है मौर्य काल में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता है। दोस्तों जो हमारा सड़क निर्माण अधिकारी था इसको एग्रोनोमोई कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। दोस्तों अशोक ने भेजा था। और ये भी पूछा जा सकता है कि हिमालय में किसको भेजा था। मतलब अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए हिमालय में भेजा था, मध्यम को दोस्तों भेजा था। और अगर पूछ ले कि और दोस्तों पूछ ले हमको कि अशोक ने दक्षिण में दोस्तों किसको भेजा था। मतलब कि दक्षिण में बौद्ध धर्म प्रसार के लिए मध्यांतिक को भेजा था। मतलब कि हम पूछा जाए कि जैसे कि श्रीलंका भेजा था तो अशोक ने संघमित्रा और महेंद्र को भेजा था अपने पुत्र को। और हिमालय में दोस्तों मध्यम को भेजा था। और जो दक्षिण में मध्यांतिक को भेजा था।
अगला प्रश्न है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो दोस्तों कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र दोस्तों यह 15 अधिकरणों में विभाजित है। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य स्थान पर भी पाया गया है, वह कौन से स्थान है? तो दोस्तों वह अफगानिस्तान में पाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस शिलालेख में यह घोषणा की गई सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो दोस्तों पृथक कलिंग शिलालेख में इसका वर्णन किया गया। अगला प्रश्न है किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लाए जाते थे? दोस्तों चुनार से इसके लिए पत्थर लाए जाते थे। अगला प्रश्न है किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता है? दोस्तों आषाढ़, जो कि जुलाई में होता है। तो दोस्तों इसमें मौर्यों का राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता है। अगले प्रश्न चलते हैं कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का वर्णन मिलता है? दोस्तों परिष्टि पर्व में मिलता है, जो कि एक जैन ग्रंथ है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ था? तो दोस्तों इसका जो हुआ था सेलुकस से हुआ था। दोस्तों यह बेसिकली जो था हमारा सिकंदर का सेनापति था दोस्तों। तो इसी के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य का 305 में युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसमें सेलुकस निकेटर हार गया था और इसने अपनी पुत्री हेलेना की शादी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य से करती थी। और इसने 4 राज्य दिए थे और चारों राज्य के नाम पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसने दिया था काबुल, कांधार और मकरान दिया था दोस्तों, और हेरात। ये 4 राज्य दोस्तों इसने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। और इस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को अपने राजदूत को भी भेजा था दोस्तों। अगला प्रश्न अब हमारा कि एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? दोस्तों सेंड्रोकोट्स का कहा था, या फिर इसको एपियन का भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है मौर्य काल में अर्थशास्त्र किससे संबंधित था? तो दोस्तों यह राजनीतिक नीतियों संबंधित है। अगला प्रश्न है किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को राजधानी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? दोस्तों यह हमारा लकड़ी का बना था। अगला प्रश्न अब हमारा है कि किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम तक भी था? तो दोस्तों रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों यह वह अभिलेख था जिसमें कि संस्कृत भाषा में जारी है पहला अभिलेख था। इसी में दोस्तों सुदर्शन झील का भी वर्णन मिलता है, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के उपराज्यपाल दोस्तों पुष्यगुप्त ने बनवाया था। और इसका जो सुदर्शन झील था, इसका प्रथम जो जीर्णोद्धार मतलब इसका जो सही मतलब इसको कराया था, इसकी देख रेख किया था वो रुद्रदामन था। और दोस्तों अगर दूसरा पूछ ले तो हमारा स्कंदगुप्त ने, जो कि गुप्त वंश का शासक था, इसने पुनः जीर्णोद्धार किया था। अगले प्रश्न में सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। अगला प्रश्न है किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा? तो दोस्तों भब्रू स्तंभ में स्वयं को मगध का सम्राट अशोक ने कहा। दोस्तों यह जो भब्रू स्तंभ है दोस्तों यह हमारा राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न अब हमारा कि उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? दोस्तों कालसी में, जो कि उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। अगला प्रश्न अब हमारा कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? दोस्तों जेम्स प्रिंसेप 1837 में पढ़ा था। दोस्तों अशोक के शिलालेख को अगर कोई पूछे कि खोजा किसने, तो दोस्तों टी पैंथेलर ने इसको खोजा था। कब खोजा? सन 1750 में दोस्तों इसने खोजा था। और जेम्स प्रिंसेप दोस्तों जो था इसने 1837 में दोस्तों इसको पढ़ा था। अगला प्रश्न है कि किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमणों को पता चलता है? दोस्तों तमिल ग्रंथ आहानूर में दोस्तों इस ग्रंथ का पता चलता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मौर्य काल के, जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने चैनल रोजगार वाला को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।